Hello friends, welcome once again to my videos on history for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर के कुछ सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिस्कस किया है। इस वीडियो में थर्ड पार्ट को डिस्कस किया गया है और आंसर नंबर 12 से लेके 15 तक को मैंने डिस्कस किया है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 इज व्हाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा जाता है? द आंसर इज इट इज कॉल्ड बिकॉज नंबर 1, there was use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. तो इस वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत मैसिव यानी कि मास स्केल पर या लार्ज स्केल पर आप कह सकते हैं मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और केमिकल वेपन्स जैसे हथियारों का यूज किया गया था। नंबर 2, millions of soldiers were recruited from around the world and moved to front lines on large ships and trains. और इसके साथ ही दुनिया भर से बहुत अधिक मात्रा में सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था सेना में और उनको बड़े बड़े शिप्स में और ट्रेन्स में बैठा करके फ्रंट लाइंस पर पहुंचाया गया था। नंबर 3, द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स। और जिस लार्ज स्केल पर इस वॉर में डिस्ट्रक्शन हुआ और डेथ्स हुई वो इंडस्ट्रियल एज के बिना अनथिंकेबल था। इतनी बड़ी संख्या में जो इंडस्ट्रियल आर्म्स बने थे उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि इस वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन और डेथ्स हुई। इसीलिए इस वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, how did Henry Ford develop a system of mass production and what were his benefits? हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन के लिए कैसे सिस्टम को डेवलप किया और इसके उनको क्या एडवांटेजेस हुए? सो द आंसर इज नंबर 1, हेनरी फोर्ड adopted the assembly line of a Chicago slaughterhouse to his new car plant in Detroit. हेनरी फोर्ड ने शिकागो के एक स्लटर हाउस यानी कि जहां पे कि एनिमल्स को स्लटर किया जाता है वहां से असेंबली लाइन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अपने न्यू कार प्लांट में जो कि इन्होंने डेट्रॉइट में लगाया था वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया। नंबर 2, ही रियलाइज्ड दैट दिस मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। ऐसा हेनरी फोर्ड ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि असेंबली लाइन के थ्रू प्रोडक्शन करने से वो अपने व्हीकल्स को और फास्ट और चीप तरह से प्रोड्यूस कर पाएंगे। नंबर 3, द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूअसली। असेंबली लाइन का क्या एडवांटेज था कि असेंबली लाइन में काम करने वाले वर्कर्स एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर सकते थे। नंबर 4, दिस वाज अ वे of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. और जब वर्कर्स एक ही काम को बार बार रिपीट करेंगे दिन में तो उस काम को वो और तेजी से कर पाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और साथ ही पर वर्कर आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से असेंबली लाइन से काम करने का ये हेनरी फोर्ड को एडवांटेज हुआ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। यहां पे हमको फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स में डिफरेंशिएट करना है। सो द आंसर इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, दे आर फिक्स्ड एंड द गवर्नमेंट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट देयर मूवमेंट। तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, एक्सचेंज रेट्स का मतलब यह है कि जिस रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट्स होते हैं
वो फिक्स रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और उस कंट्री की गवर्नमेंट, जिस कंट्री की वो करेंसी है, वो उनको फिक्स रखती है, एक स्पेसिफिक प्राइस उनका फिक्स रखती है, उससे ऊपर या नीचे वो नहीं जाने देती है, इसलिए इनको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स कहते हैं। जबकि जो फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल रेट्स होते हैं, these rates fluctuate depending on the demand and supply of currencies in foreign exchange markets without the interference by the government। लेकिन जो फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग रेट्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर एक्सचेंज मार्केट्स में। अगर उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो उनका प्राइस भी बढ़ जाता है, और अगर उनकी डिमांड कम होकर उनकी सप्लाई बढ़ जाती है तो उनका प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे रेट्स जो हैं फ्लक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिमांड एंड सप्लाई, और गवर्नमेंट्स इनके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिल्क रूट? द आंसर इज द सिल्क रूट्स आर एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो सिल्क रूट्स हैं वो एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड फ्लरिश करता था, और दुनिया के दूर दूर के देशों के लोग बाग आपस में कल्चरल लिंक्स को स्टैब्लिश करते थे। नंबर 2, द नेम सिल्क रूट्स रेफर्स टू द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस अलोंग दिस रूट। तो सिल्क रूट इन रूट्स को इसलिए कहते थे क्योंकि इन रूट्स के थ्रू चाइना से उनकी जो सिल्क कार्गो थे वो वेस्ट की तरफ जाया करते थे। एंड नंबर 3, दे एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। और ये रूट्स बहुत पुराने हैं, क्रिश्चियन एरा से भी ज़्यादा टाइम से ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, और साथ ही साथ ये 15th सेंचुरी तक चलते रहे। सो दिस वाज अबाउट द सिल्क रूट्स। So friends, with this we have discussed with you the part 3 of the question and answers, which are supplementary of the chapter number 4 of your history. So for the remaining questions and their answers, keep on watching my videos. Thank you.